हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साथियों आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो आपके दिन बना देगी, आपका दिन बना देगी। गारंटी ले रहा हूँ कि आज की वीडियो अगर आप देखोगे ना तो आप हमसे बार बार कहोगे कि सर इस प्रकार की वीडियो दीजिए। बहुत ही मजा हुआ सारगर्भित कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद से पूछे जाने वाले सवाल इससे बाहर हो ही नहीं सकते हैं। मतलब बहुत कठिन पेपर बना दिया, हट करके बना दिया, तभी आपके क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अन्यथा जयशंकर से जो भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग सेशन को एंजॉय करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे केवल एक चीज मांगता हूँ, वीडियो पर जबरदस्त लाइक और कमेंट चाहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको एकदम फ्री कंटेंट मिल रहा और अनवरत फ्री कंटेंट मैं देता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम दूसरे प्रकार के सब्जेक्ट में मैं टीचिंग करता हूँ, तो उससे मेरी भरपाई होती है। मैं इस कंटेंट को बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। चलिए, जबरदस्त तरीके का कंटेंट तैयार किया हूँ। आज छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद हैं, उनके सारगर्भित अध्ययन है। आइए शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के विषय में हम सभी लोग पढ़ने चल रहे हैं। छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद हैं। जन्म इनका कब हुआ है भाई? 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ है। काशी के गोवर्धन सराय में। कौन सी जगह है ये? काशी का गोवर्धन सराय जगह में 1889 को इनका जन्म हुआ है, 30 जनवरी को। इनका परिवार सुघनी साहू के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? जो भी हाईलाइट किया हूं वही आप ध्यान दीजिएगा। सुंघनी साहू के नाम से इनका परिवार जाना जाता था। इनका जो निधन हुआ था वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम इनके बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। ये तो इनके विषय में परिचय हो गया। अब आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग बाकी जानकारी इनके विषय में प्राप्त करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के उपनाम आप जरूर जान लो। जयशंकर प्रसाद जी के उपनाम को जरूर जान लो। इनके बचपन का नाम क्या था भाई? झारखंडी था इनके बचपन का नाम। इन्हें आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है। आधुनिक कविता का क्या कहा जाता है भाई? सुमेरु कहा जाता है। इलाचंद जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें छायावाद का जनक माना है। कौन लोग इनको छायावाद का जनक मानते हैं? इलाचंद जोशी और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, इन दोनों ने मिलकर के छायावाद का जनक माना है जयशंकर प्रसाद को। इन्हें भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धारक भी माना जाता है। भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धारक माना जाता है। ब्रज भाषा में ये रचनाएं करते थे। किस नाम से? कलाधर नाम से रचनाएं किया करते थे ब्रज भाषा में। इससे बाहर क्या ही सवाल आएगा? चलिए फटाफट रिवीजन करते जाइएगा। बचपन का नाम इनके क्या था? झारखंडी था। आधुनिक कविता का इनको सुमेरु कहा जाता है। इलाचंद जोशी और गणपत चंद गुप्त ने इन्हें छायावाद का जनक माना है। इन्हें भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धारक कहा जाता है और ब्रज भाषा में ये कलाधर नाम से कविताएं लिखते थे। इनके 3 गुरु थे। 3 गुरु में कौन कौन से? एक थे मोहनीलाल। इन्होंने मोहनीलाल से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। मोहनीलाल से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? संस्कृत की शिक्षा। और एक रसमय सिद्ध थे। रसमय सिद्ध इन्होंने आध्यात्म का ज्ञान करवाया था। और दीनबंधु मिश्र जो थे, ये दीनबंधु मिश्र से इन्होंने इतिहास की शिक्षा प्राप्त किया था। 9 वर्ष की आयु में इन्होंने एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को सुनाया था, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा, चलेंगे। अब राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इनकी प्रथम रचना जो है, राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार बात की जा रही है, इनकी प्रथम रचना सावन पंचक मानी जाती है। किसके अनुसार? राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार जयशंकर प्रसाद की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? सावन पंचक मानी जाती है। 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से ये प्रकाशित हुई थी, क्योंकि ये कलाधर नाम से ब्रज भाषा में लिखा करते थे। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इनकी पहली कविता सावन पंचक है। और जब भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हो रही है कलाधर नाम से, तो जाहिर सी बात है ब्रज भाषा की रचना रही है, पहली कविता इनकी रही है सावन पंचक। नाम ध्यान रखिएगा, सावन पंचक रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। प्रथम छायावादी कविता की बात करें तो इनका प्रथम प्रभात माना जाता है। पहला छायावादी जो कविता है जयशंकर की, वो प्रथम प्रभात है। 1913 में ये प्रकाशित हुई थी। आइए जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कविताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो उर्वशी 1909 में प्रकाशित हुआ है। यह चंपू काव्य है, चंपू काव्य। और वन मिलन दूसरा है। वन मिलन कौन हो? 1909 ईस्वी में। तीसरा है विदाई, 1909 ईस्वी में। नीरव प्रेम, कल्पना का सुख, अयोध्या का उद्धार, बभ्रुवाहन, या चंपू काव्य है। तो यहाँ पर आप देखोगे उर्वशी और बभ्रुवाहन, ये दोनों कौन सा है भाई? चंपू काव्य के अंतर्गत आता है, जो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित होता है। आइए जयशंकर प्रसाद के विषय में काव्य संकलन के काव्य संग्रह की बात करें तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत ही तल्लीनता से हमने नोट्स बनाया है, ये आपको आकर्षित कर रहा होगा ज़बरदस्त तरीके से। इस पर इसलिए काम करते हैं कि आपकी नज़रें ठहरेंगी, एकाग्रता बनेगी, इंटरेस्ट लेंगे तो याद होंगी चीज़ें। इनके अगर काव्य संग्रहों की बात करें तो प्रेम प्रतीक 1905 में यह पहला काव्य संग्रह है। यह भी सवाल आपसे महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह कौन है? काव्य संकलन प्रेम पथिक है, 1905 ईस्वी में है। आरंभ में इसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों की मिश्रित कविताएं थीं। 1913 में इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ जिसमें केवल खड़ी बोली की कविताएं रखी गई थीं। दूसरी बात करें तो करुणालय 1913 ईस्वी में हिंदी का पहला गीत नाट्य है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का पहला गीत नाट्य, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। नाम क्या है उसका? करुणालय, 1913 ईस्वी में। यह प्रेम और स्वतंत्रता के विषयों पर आधारित है। 1913 में यह इंदु पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, बाद में 28 में स्वतंत्र रूप से इसको प्रकाशित किया गया था। तो 13 में ये जब प्रकाशित हुआ था तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, बाद में 28 में इसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया गया। कानन कुसुम बात करें तो यह गीत काव्य है। कानन कुसुम महाराणा का महत्व 1914 में ऐतिहासिक काव्य है ये जयशंकर प्रसाद जी का। आगे बढ़ेंगे, अगला काव्य संग्रह काव्य संकलन या काव्य संग्रह कह लीजिए झरना है, 1918 ईस्वी में। यह भी गीत काव्य है। इसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार भी कहा जाता है। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद के कौन से काव्य संकलन को छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जा सकता है? तो झरना है। अगला काव्य संकलन इनका कौन सा है भाई? चित्राधार है, 1918 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी के आरंभिक कविताओं का काव्य संग्रह कौन सा है? चित्राधार है। जयशंकर प्रसाद जी के आरंभिक कविताओं का काव्य संग्रह कौन सा है? चित्राधार है। आंसू काव्य संग्रह की बात करें तो यह खंड काव्य है, 133 छंद हैं इसमें। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो भैया बेहद इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। हिंदी का मेघदूत किस रचना को माना जाता है? तो हिंदी का मेघदूत आंसू को कहा जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। लहर गीत काव्य है एक, और कामायनी यह एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। अब कामायनी के विषय में विस्तृत विवेचन हम करने चल रहे हैं, आगे पढ़ेंगे कामायनी को लेकर, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग बाकी रचनाओं के ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं। अब यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाट्य रचनाओं की बात कर लें तो सज्जन 1910 ईस्वी में, यह पौराणिक प्रथम नाटक है। पौराणिक प्रथम नाटक है सज्जन, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है। इसमें गीतों का आधिक्य, वार्तालाप में शायरी और शैली में पारसी नाटकों का प्रभाव है। ठीक है, ये कोई भी बात पूछी जा सकती है कि जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक में पारसी नाटकों का प्रभाव शैली की दृष्टि से ज़्यादा दिखाई पड़ता है। कौन सा नाटक वार्तालाप में शेरो शायरी के रूप में है? तो सज्जन है। गीतों का आधिक्य इसी कारण इसमें है। कल्याणी परिणय की बात करें 1912 में है, चंद्रगुप्त का पूर्व संस्करण इसको माना जाता है, कल्याणी परिणय को। करुणालय हिंदी का पहला गीत नाट्य, ऊपर चर्चा हो चुकी है। प्रायश्चित राज्यश्री या प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद जी के पहले ऐतिहासिक नाटक की बात करें तो वो कौन सा है? राज्यश्री है, पहला ऐतिहासिक नाटक। इसके बाद अगले नाटक की बात करें प्रसाद जी के तो विशाख है, या प्रसाद जी का पहला प्रौढ़ नाटक है। प्रसाद जी का पहला प्रौढ़ नाटक कौन सा है? विशाख है। अजात शत्रु हो गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया। कामना हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिएगा। हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक कौन है? कामना है। स्कंदगुप्त इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक घूंट अगला नाटक हो जाता है, कौन सा? एक घूंट। इसके बाद है चंद्रगुप्त, इसके बाद ध्रुव स्वामिनी, यह समस्यात्मक नाटक है। अग्निमित्र आगे बात करते हैं, जो कि अपूर्ण है। अग्निमित्र क्या है? अपूर्ण है। 30 अक्टूबर 1944 में दैनिक पत्र आज में प्रकाशित हुआ। जयशंकर प्रसाद के नाटक करुणालय में वैदिक काल, सज्जन में महाभारत काल और जन्मेजय का नाग में उपनिषद काल, अजातशत्रु में बौद्ध काल और विशाख में बौद्धों का पतन काल, चंद्रगुप्त में यूनानियों का आक्रमण का काल, स्कंदगुप्त में होड़ विद्रोह काल, प्रायश्चित में जयचंद के काल का ऐतिहासिक चित्रण है। सज्जन, कल्याणी परिणय और करुणालय लघु नाट्य कृतियां हैं। भैया यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, कौन से नाटक में किस ऐतिहासिक महत्व का चित्रण है, इसको विशेष तौर पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विशेष पढ़ लीजिएगा कि कौन से नाटक में क्या। महाभारत काल का सज्जन, इसमें देखो करुणालय जो है, करुणालय में वैदिक काल, सज्जन में महाभारत काल का, और जन्मेजय नागयज्ञ में उपनिषद काल का, अजात शत्रु में बौद्ध काल का, विशाख में बौद्धों का पतन
चंद्रगुप्त में यूनानियों का आक्रमण और स्कंदगुप्त में हूणों का विद्रोह, प्रायश्चित में जयचंद के काल का इतिहास वर्णित है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। जयशंकर प्रसाद के कुछ उपन्यास भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि कंकाल है 1929 में, तितली है 1934 में, इरावती जो कि अपूर्ण है 1961 में, इसे निराला जी ने पूर्ण किया था। तो एक सवाल यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण इतिहास इरावती को किसने पूरा किया था? तो निराला जी ने पूरा किया था 1961 में। जयशंकर प्रसाद जी के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संकलन की बात कर लें तो इसमें जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और अंतिम कहानी इनकी कौन सी मानी जाती है? सालवती मानी जाती है यहाँ पर 1935 में। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है 1911 में इंदु पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। अंतिम कहानी सालवती 1935 ईस्वी में आई थी। डॉक्टर नामवर सिंह ने इनकी कहानियों की संख्या कितनी मानी है? 72 मानी है। किसने? नामवर सिंह ने जयशंकर प्रसाद को कुल कहानियों की संख्या 72 मानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी कुल कहानियों की संख्या कितनी मानी है? 69 मानी है। कमल किशोर गोयनका ने इनकी कुल कहानियां कितनी मानी है? 67 67 मानी है। ये भी पूछा जा सकता है फैक्ट वाले में, ये भी सवाल आजकल तो परीक्षाओं में इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। कंपटीशन को देखते हुए ऐसे सवाल रखे जा रहे हैं जिसमें बहुत कम लोग कंफर्टेबली जवाब दे पाते हों, तो इस तरीके से कंपटीशन को देखा जा रहा है आज की डेट में। तो ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ेंगे, हम सभी लोग आगे पढ़ लेते हैं। इनकी जो है संपूर्ण कहानियों की बात करें तो 5 कहानी संग्रह संपूर्ण कहानियों के हैं। छाया 1912 में ये कहानी संग्रह है, इसमें 6 कहानियां हैं। छाया द्वितीय संस्करण 1916 में आया था जिसमें 11 कहानियां छपी थी। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में, इसमें कुल 15 कहानियां हैं। आकाशदीप की बात करें 1929 ईस्वी में, कुल 19 कहानियां हैं। आंधी की बात करें तो इसमें कुल 11 कहानियां हैं। इंद्रजाल की बात करें तो इसमें कुल 14 कहानियां हैं। कुल मिलाकर 70 कहानियां प्रकाशित हुई हैं। समझ जाइएगा ध्यान से। 5 कहानी संग्रह इनके हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और इनमें क्रमशः 11 कहानी, 6 कहानी, 15, 19, 11, 14, कुल मिला जुला करके 70 कहानियां इनकी प्रकाशित हैं। साथ ही साथ जयशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह की बात करें तो काव्य कला और अन्य निबंध 1936 में आया था। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना, एक याद रख लीजिएगा, काव्य कला और अन्य निबंध की बात करें। महत्वपूर्ण काव्य के विशेष तथ्य अब हम सभी लोग पढ़ लेते हैं। कानन कुसुम की बात कर लेते हैं 1913 ईस्वी में। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी की खड़ी बोली की कविताओं का पहला संकलन है। इसमें प्रकृति प्रेम, दार्शनिक विचार, सामाजिक चिंतन जैसे विषयों को गहराई से दर्शाया गया है। झरना 1918 में झरना के प्रकाशन के साथ प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का जो है झरना के प्रकाशन के साथ प्रसाद की पहली छायावादी कविता भी आती है, प्रथम प्रभात भी प्रकाशित होती है। यह छायावादी काव्य संकलन है। झरना क्या है? छायावादी काव्य संकलन है। और पहली छायावादी कविता कौन सी है? प्रथम प्रभात। किसमें प्रकाशित हुई थी? झरना में प्रकाशित। अयोध्या का उद्धार कालिदास कृत रघुवंश के 16वें सर्ग पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या का उद्धार किस पर आधारित है? कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश के 16वें सर्ग पर आधारित है। वन मिलन की बात कर लेते हैं तो अगला है वन मिलन। अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है इनके वन मिलन काव्य संग्रह। जाहिर सी बात है, यहाँ ट्रिक बैठा लो भाई, वन मिलन, अब वन में ही तो मिलन होता है राजा दुष्यंत का और शकुंतला का, तो ये वन मिलन के आधार पर बस। प्रेम राज्य विजयनगर और अहमदाबाद के बीच हुए तालीकोट युद्ध की ऐतिहासिक घटना को केंद्र में रखकर लिखा गया है। यह वीर गाथा काव्य है। उपर्युक्त तीनों लंबी कविताएं हैं, ये तीनों कविताएं चित्राधार काव्य में संकलन की रूप। आइए, प्रथम प्रभात या प्रसाद जी की पहली छायावादी कविता है। यह कविता झरना काव्य संकलन में संकलित है। आगे बढ़िएगा, लाहर की बात कर लेते हैं तो लाहर 1933 में काव्य संकलन में 4 लंबी कविताएं संकलित हैं। कौन कौन सी 4 लंबी कविताएं हैं? ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि लाहर में लाहर काव्य संकलन में कौन कौन सी कविताएं शामिल हैं। तो लाहर में कौन कौन सी कविताएं शामिल हैं? तो अशोक की चिंता शामिल है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण शामिल है, और पेशोला की प्रतिध्वनि शामिल है, प्रलय की छाया शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। जो भी है एकदम बहुत छांट के बहुत सटीक है, तो आप कुछ भी इसमें से छोड़ नहीं सकते हैं। झरना काव्य संकलन में कविताओं की संख्या कितनी है भाई? 58 है। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना हरमीट का प्रभाव है। ये बेहद महत्वपूर्ण कर लीजिएगा इसको। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक जो है उस पर गोल्ड स्मिथ की रचना हरमीट का प्रभाव है। आइए,
अब हम स्पेशल अध्ययन कर लेते हैं किसको लेकर के, कामायनी को लेकर के। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें करने चल रहे हैं। कामायनी 1935 ईस्वी में। कथानक इसका क्या है? इसका कथानक शतपथ ब्राह्मण, ध्यान दीजिएगा, कामायनी का जो कथानक है वो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में है। अन्य आधार इसके क्या हैं? इसका अन्य आधार ऋग्वेद है, छंदोग्य उपनिषद है, मत्स्य पुराण से भी कुछ अंश लिया गया है। कामायनी का दर्शन क्या है? प्रत्यभिज्ञावाद है, शैव दर्शन है। प्रत्यभिज्ञावाद का मतलब क्या है? प्रकृति की आदि शक्ति महाचित्त है। यह प्रकृति में संतुलन स्थापित रखती है। यदि कोई प्रकृति के संतुलन को भंग करता है तो महाचित्ती क्रुद्ध होकर उसका विनाश कर देती है। आइए कामायनी के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो कामायनी का दो मुख्य उद्देश्य है। एक आनंदवाद की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है। कामायनी का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना है। और दूसरी है समरसतावाद की प्रतिष्ठा। कामायनी में कुल कितने संग्रह हैं, सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। मैं ऐसे ही याद किया हूं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये हैं पांच भाग में बांट करके मैंने तीन तीन का क्रम बैठा करके रट लिया है। कामायनी के सर्गों का नामकरण मनोविकार के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? मनोविकार के आधार पर। इनमें सबसे छोटा सर्ग कौन सा है? चिंता सर्ग सबसे छोटा सर्ग है। सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? आनंद सर्ग सबसे बड़ा सर्ग है। इसमें मंगलाचरण नहीं हुआ है, शुरुआत में जो होता है वो नहीं हुआ है। कामायनी के सर्गों के नामकरण की प्रेरणा रामधारी सिंह दिनकर से मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कामायनी के सर्गों के नामकरण की प्रेरणा कहाँ से मिली है? रामधारी सिंह दिनकर से प्राप्त हुई है। कामायनी की प्रतीक योजना के विषय में अब बात कर लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको करिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। कामायनी की प्रतीक योजना में मनु किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, यानी कि रागात्मिका बुद्धि की प्रतीक है। ईड़ा क्या है? व्यावसायिक बुद्धि का प्रतीक है। आकुली और किरात आसुरी शक्तियों के प्रतीक हैं। आगे बढ़िएगा। मानव या कुमार की बात कर लें, वो किसके प्रतीक हैं? तो मानव या कुमार जो है मानव जाति का प्रतीक है। कैलाश मानसरोवर मुक्ति स्थल का प्रतीक है। वृषभ आनंद सर्ग में वृषभ का चित्रण है। वृषभ यानी बैल, जो कि धर्म का प्रतीक होता है। चलिए आगे बढ़िएगा। कामायनी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लें तो रमेश चंद्र शाह ने कामना को कामायनी का पूर्व राग कहा है। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। रमेश चंद्र शाह ने कामना को कामायनी का पूर्व राग कहा है। कामना नाटक को कामायनी का पूर्व संस्करण या पीठिका माना जाता है। कामायनी का बाहरी ढांचा बहुत कुछ कामना नाटक जैसा है। प्रेम पथिक काव्य भी कामायनी की पूर्व पीठिका ही है। कामायनी से पूर्व जयशंकर प्रसाद एक घूंट में भी आनंदवाद की प्रतिष्ठा कर चुके थे। चलिए, एक घूंट को एकांकी भी माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। कामायनी का मुख्य छंद ताटंक है। कामायनी का मुख्य छंद कौन सा है? ताटंक है। ताटंक जो होता है अर्धमात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 14-14 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंतिम 3 वर्ण गुरु होते हैं। कामायनी शांत रस प्रधान काव्य है। कामायनी में कौन से रस की प्रधानता है? शांत रस की प्रधानता है। लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल नामवर सिंह ने कहा। चलिए भैया, महत्वपूर्ण बात करते चलिएगा। लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल किसने कहा? नामवर सिंह जी ने कहा है। आनंद सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा है। कामायनी के चिंता सर्ग का कुछ अंश 1928 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़िएगा। कामायनी भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है। जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति कामायनी में हुई उसकी प्रतिष्ठा प्रसाद जी ने एक घूंट नाटिका में पहले ही कर चुके थे। प्रसाद जी ने कामायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का जो वर्णन किया है उसमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है। स्वप्न सर्ग में औद्योगिकीकरण का भी उल्लेख प्राप्त है। ये सब सवाल पूछे जाते हैं, सब। आगे बढ़िएगा। कामायनी के विषय में अब साहित्यकारों के विशेष मत की बात कर लें तो कामायनी के विषय में डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है। यह आर्ष ग्रंथ है। मुक्तिबोध कहते हैं कि कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। मुक्तिबोध एक और बात कहते हैं कि कामायनी फैंटेसी है। फैंटेसी मतलब होता है अतिशय कल्पना। इंद्रनाथ मदान कहते हैं कि कामायनी एक असफल कृति है। असफल कृति है, ये कौन कहते हैं? इंद्रनाथ मदान कहते हैं।
नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि कामायनी ताजमहल है। डॉक्टर नगेंद्र कामायनी एक रूपक है। विश्वंभर मानव कहते हैं कि कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। डॉक्टर नगेंद्र कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। चलिए, श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि कामायनी विश्व का 8वां महाकाव्य है। चलिए आगे बढ़िएगा। कामायनी को विश्व का 8वां महाकाव्य किसने कहा? श्याम नारायण पांडे। रामधारी सिंह दिनकर ने दोष रहित दोष सहित नामक निबंध में कामायनी को आधी कविता माना है। ध्यान दीजिएगा, कामायनी को किसने आधी कविता माना है? रामधारी सिंह दिनकर ने। और कौन से निबंध में? दोष रहित दोष सहित, इसी निबंध में। हरदेव बहारी कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, यह हरदेव बहारी कहते हैं। राम रतन भटनागर कामायनी मधुरस्य रिक्त महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी वर्तमान हिंदी कविता की दुर्लभ कृति है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि कामायनी फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। इसको तो बेहद महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। कामायनी फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। बहुत सारे कथन हैं, कामायनी से कुछ बचेगा नहीं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी मनोविज्ञान की पैरवी है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है, ट्रीटाइज। डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद सिंह कहते हैं कि कामायनी मनु और श्रद्धा एक पुनर्मिलन प्रत्याशा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी आगे कहते हैं कामायनी के विषय में कि कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नवीन युग का महाकाव्य है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहने का काम किसने किया? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने। बाद में इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही परिभाषा दी थी कि कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। अब कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, दो लोग कहते हैं, नंदुलारे वाजपेयी भी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल भी। लेकिन पहले किसने कहा था? नंदुलारे वाजपेयी। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में मैं कामायनी को आधी या इससे थोड़ा अधिक ही कविता मानता हूँ। आधी या इससे थोड़ा अधिक या छायावाद के ऊपर लगाए गए पलायनवाद का उत्तर है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कामायनी नारी की गरिमा का महाकाव्य है। नारी की गरिमा का महाकाव्य कौन है? कामायनी। डॉक्टर नगेंस के शब्दों में कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, यह आर्ष ग्रंथ है। ऊपर भी तो हमने ये बताया था। नामवर सिंह कहते हैं कि कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। आगे देखिएगा, नामवर सिंह जी का एक और वक्तव्य है कि नामवर सिंह जी कहते हैं कि कामायनी में नारी की लक्षण का जो भव्य चित्रण हुआ वह संपूर्ण भारतीय साहित्य में दुर्लभ है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में कि मानस ने वाल्मीकि रामायण और कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में कामायनी मार्क्सवाद की प्रस्तुति है। गजानन माधव मुक्तिबोध के शब्दों में कामायनी एक फैंटेसी है। शांति प्रिय द्विवेदी के शब्दों में कामायनी छायावाद का उपनिषद है। बेहद महत्वपूर्ण है ये, बेहद महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़िएगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार बात करें तो कामायनी एक विशिष्ट शैली का महाकाव्य है। शिल्प की प्रौढ़ता कामायनी का मुख्य गुण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक नहीं होती तो कामायनी के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में कामायनी संपूर्ण जीवन का चरित्र है या मानवीय कमजोरियों पर मानव की विजय की गाथा है। निराला जी ने सुधा पत्रिका में कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है? तो निराला जी ने कहा है। तो ये रही जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर एक सारगर्भित टिप्पणी, या ये कह लीजिए एक सारगर्भित अध्ययन की वीडियो। कैसी लगी वीडियो? कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि इस तरीके की वीडियो चाहिए तो मेरा मनोबल बढ़ाइए, मुझे बताइए कि हाँ सर इस तरीके की वीडियो लाइए, तो मैं बीच बीच में इस तरीके की वीडियो देता रहूँगा। बाकी जो बच्चन सिंह की सीरीज चल रही है वो आपको मिलती रहेगी। कल बच्चन सिंह सीरीज पर एक और वीडियो आपको मिलेगी। बच्चन सिंह सीरीज पर एक और वीडियो फिर आपको एक दिन के अंतराल पर मिलेगी। तो बच्चन सिंह का सीरीज मैं समाप्त कर लूँगा। फिर रामचंद्र शुक्ल का सीरीज देखूंगा या और किसी व्यक्ति का जो रामविलास शर्मा वगैरह का शुरू करूंगा। ये आपको कंटिन्यूअस ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो परंपरागत ढर्रे से हट करके रहेंगी, कि परंपरागत चीज़ें आप पढ़ रहे हो, बाकी चीज़ें आपको सटीक और सारगर्भित प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाय बाय। आज के सेशन के लिए इतना ही। टेक केयर।